हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RWA की GS बुक से इतिहास भाग को देख रहे हैं। इसके पहले हम भारतीय राज व्यवस्था और भूगोल के पार्ट को ख़त्म कर लिए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम 60 क्वेश्चन तक इतिहास के भाग को देख चुके हैं। 61वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईसा पूर्व थी। मौर्य समाज के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। यह यूपीपी में आया था। यूपीपी में इसके पहले वाली परीक्षा में आया था। अब की वाले में पता नहीं आया था कि नहीं ध्यान दिए। पिछले वाले में आया था। इसके विस्तार देखते हैं, लेकिन उत्तर उसको गलत मान लिया था आयोग। हालांकि बृहद्रथ सही था। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? दूसरा शासक बिंदुसार था। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईसा पूर्व है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 से 298 ईसा पूर्व है। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार के शासनकाल की अवधि 298 से 273 थी। अशोक काल की शासन अवधि 273 से 232 थी। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के धर्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसके विस्तार देखते हैं। मौर्य साम्राज्य अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की, अशोक के अभिलेख में धम्म कहा गया। अशोक के धम्म नीति का मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण था। स्वनियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी? तो यह मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। प्रमुख वंश और वंश संस्थापक दिए देख लेते हैं। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। पाल वंश की गोपाल ने, मुगल वंश की बाबर ने की थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और वह किस लिपि में लिखे गए? तो वह प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रवचन किया था। अशोक के समस्त अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, रुम्मीदेही अभिलेख को छोड़कर। अशोक के केवल 2 अभिलेख शाहबाजीगढ़ एवं मानसेहरा की लिपि खरोष्ठी थी। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह अशोक है। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14, जिसमें स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनका नाम अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मौर्य सम्राट के अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक को देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? इसे पटना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धर्म प्रचारक अन्य स्थानों पर भेजे थे। अशोक द्वारा भेजे गए प्रमुख धर्म प्रचारक महाधर्मरक्षित,
महाराष्ट्र में, महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में, महारक्षित यवन देश में, सोना उत्तरा सुवर्णभूमि में, मच्छिम हिमालयवर्ती देश में। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो 8वें वर्ष प्राप्त की थी। अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, देवनाम प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो अशोक के समय में महान स्तूप बनाया गया था। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। 1989 में। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक की मृत्यु हुई थी। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? अशोक ने विजय त्याग कर दिया था युद्ध जीतने के बाद। अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर युद्ध नीति को त्याग दिया था। किस यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी जिससे मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। भारत में शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के शासनकाल की अवधि 885 से 75 ईसा पूर्व है। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश की राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो कहाँ था? दक्षिण भारत में। सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: इसके संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक सातकर्णी था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमपुत्र सातकर्णी था। सातवाहन वंश शासित मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दक्षिण भारत के क्षेत्र में था। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? या कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश के प्रमुख शासक विष्कर्भिषस, कुजुलकर्भिषस, वशिष्क, हुविष्क और वासुदेव। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो कुषाण वंश ने नियंत्रित किया था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुलकर्भिषस थे। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। मूर्तिकला की मथुरा और गांधार शैली का जन्म कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क ने किस सिल्क मार्ग चीन से रोम जाने वाले पर नियंत्रण किया था? सिल्क मार्ग पर किसका नियंत्रण था? कनिष्क का था। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास जमीनें नहीं थी, तो दास कर्मकार थी। किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। यह स्थापना वर्ष 185 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के अन्य प्रमुख शासक अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र, देवभूति आदि थे। अगला प्रश्न है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की थी। बुद्धचरित की रचना किसने की थी? तो अशोक घोष ने बुद्धचरित की रचना की थी। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है।
कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक, पार्श्व जैसे विद्वान रहते थे। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुआ? तो यह कुषाण वंश के तहत विकसित हुआ। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में कला से संबंधित 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, जो निम्नलिखित हैं। तो गांधार शैली और मथुरा शैली। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? तो कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। मैंने पहले ही बताया चंद्रगुप्त गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित था। गुप्त वंश का प्रारंभ करता था। लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त का विवाह कुमार देवी के साथ हुआ था और संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त थे। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, लेकिन नींव श्रीगुप्त ने डाली थी। किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। चंद्रगुप्त के अन्य महत्वपूर्ण उपाधियाँ विक्रमांक, परम भागवत आदि। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियाँ महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र। समुद्रगुप्त की उपाधियाँ कविराज, अप्रतिरथ, पराक्रमांक। महाराजा धीराज की उपाधि से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त प्रथम। अगले प्रश्न चलते हैं। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए? तो 3 संस्कृत नाटक लिखे गए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ की रचयिता कौन थे? तो हरिशेर थे। हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त शासक समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को विजित करने वाला बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने रोक दिया। तो किसने रोका? दिया पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में है। कभी कभी उल्लेख पूछ लेता है कि किस जगह इसका उल्लेख है, तो ऐहोल अभिलेख में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपाधियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। तो किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? या नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार देख लेते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय की झेलनी पड़ी। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। विस्तार देखते हैं। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हर्षचरित, कादम्बरी। राजशेखर को महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। राजशेखर की प्रमुख रचना काव्य मीमांसा है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत बहुत पूछा है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय के लिए 3 नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो समुद्रगुप्त की खुदाई की गई है।
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति, स्तंभलेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों का उल्लेख है। 100वां प्रश्न है, किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया? तो ह्वेन-त्सांग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया था। ह्वेन-त्सांग ने अपनी रचना सी यू की नाम से लिखा था, जो चीनी यात्री था ह्वेन-त्सांग। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट और मयूर नामक प्रसिद्ध विद्वान भी रहते थे। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा की प्रेम कथा है, तो दुष्यंत की प्रेम कथा है। राजकुमारी शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो यह ऊर्ध्वका है। द्रविड़, बेसर, नागर ये मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित है, जबकि ऊर्ध्वका नहीं है। 104वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो मदुरई का संगम साहित्य से संबंध है। संगम साहित्य, प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचना हुई उनको संगम साहित्य कहा जाता है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए। प्रथम संगम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में मदुरई में, द्वितीय संगम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में कपाटपुरम में, द्वितीय संगम नक्कीरर की अध्यक्षता में मदुरई में। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को किस रूप में जाना जाता था? तो यह कड़ैसियर और अधिमई के रूप में जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? साला भोग कहा जाता था। वेल्लन वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी गई भूमि, साला भोग शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए दी गई भूमि, देवदान मंदिरों को दी गई भूमि। 107 पे चलते हैं। चोल काल के दौरान मूवेंदवेलन और अरैयार की उपाधि थी। धनी भू स्वामियों की उपाधियां थी। रविकीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की है? या पुलकेशिन सेकंड की। रविकीर्ति का संबंध ऐहोल अभिलेख से भी है। यह चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कवि था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, कई प्रकार से पूछता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में बना है। किस शैली में? नागर शैली में। इसका निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से बना है। इस मंदिर को वर्ष 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये याद करिए किए रहिए, 1984 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। विस्तार देखते हैं। तंजावुर या तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक राजवंश के प्रमुख शासकों में से थे। किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया? तो यह चंदेल शासकों ने करवाया। चंदेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 9वीं शताब्दी में नन्नुक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चंदोल वंश की स्थापना, चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। राजधानी खजुराहो।
चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव या परमल था। चंदेल वंश के दौरान निर्मित प्रमुख मंदिर कंदरिया का महादेव मंदिर और विष्णु चतुर्भुज मंदिर। कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, तो यह चोल राजवंश का एक रूप था। कदमाई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। विजयालय 850 से 871 ईस्वी को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा दाहिर था। वर्ष 711-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण पर हुआ था। भारत पर प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ था। यह आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। इस आक्रमण के समय दाहिर का शासन था। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। किताबुल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1192 में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध 1192 में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। परिणाम पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग था, तो यह सैन्य विभाग था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार देख लेते हैं। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने की थी। इस विभाग के अध्यक्ष आरिजे मुमालिक कहते थे। इस विभाग के अध्यक्ष को आरिजे मुमालिक कहते थे। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के अन्य प्रमुख विभाग दीवाने रसालत, इसके अधिकारी रसालत मुमालिक। दीवाने इंसाफ शाही पत्राचार से संबंधित इंसाए मुमालिक। दीवाने बिजारत वजीरे मुमालिक या राजस्व से संबंधित था। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की अवधि 1206 से 1210 थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। ऐबक शब्द का अर्थ चंद्रमा का स्वामी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक तथा सिपाह सलार की उपाधि धारण की थी। बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण किया था? तो जिल ए इलाही उपाधि धारण किया था। बलबन इलबरी तुर्क था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो यह गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। लव और रक्त नीति का शासन का प्रमुख आधार था। नौरोज पारसी त्यौहार का प्रारंभ किया बलबन ने ही सिजदा और पैबोस रीत प्रारंभ की। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। तुर्कान चहलगामी 40 दल का दमन किया। तुर्कान चहलगामी का समापन बलबन ने किया था और स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। चलिए दोस्तों 120 तक हो गया है। अब अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, पूरा देखा करें वीडियो। जय हिंद दोस्तों।